हेलो क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता है सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका 11 फरवरी को होने वाला विषय गणित का फाइनल एग्जाम, उसके लिए काफ़ी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाला। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। और आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको कैसा मिलता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता है। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। और अगर आप भी 11 फरवरी को मैथ्स का एग्जाम देने वाले तो उसके लिए एक वीडियो काफ़ी जब मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अपने सारे दोस्तों से वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं, समझते हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी हार्ड के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है। सबसे पहला प्रश्न बोलता का 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 120 के पूछ रहे हैं कितने अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 120 को अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। कैसे निकालते हैं, इसको लगाओ 2 से। 2 से लग रहा था, सबसे पहले 2 से ही लगाएंगे। कितना बार में लगेगा 60, ठीक है। कितना बार में 60, इसको 2 से लगाओ 30 आ जाएगा। फिर इसको 2 से लगा 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 3 से लगाओ तो 5 आ जाएगा। कितना आया 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यानी 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, 5 अभाज्य गुणनखंड, तो 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका 5 तथा 0 का एचसीएफ कितना है। तो 5 तथा 0 का एचसीएफ से पूछ रहा है, तो ऐसी न्यूनतम संख्या एचसीएफ होता है जो कि दोनों से भाग लगना चाहिए। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों से भाग लगेगा, ठीक है। क्योंकि 0 यहाँ पे खुद दिया हुआ है, अगर 0 दिया हुआ है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, अगर एचसीएफ पूछा जाए तो उसका राइट आंसर 0 ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो देखो अपरिमेय कौन सा नहीं है, देखो रूट में हो तो सारा का सारा अपरिमेय ही है। देखो ए भी आपका अपरिमेय है, ए भी आपका अपरिमेय है, ए भी आपका अपरिमेय है। लेकिन इसको देखो 64 अंदर में है और 81 है। 64 है और बटा में 81 है, ठीक है। तो 64 को हम लोग रूट में से कितना निकालते हैं, 8 गुना 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ऐसे देखो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 8 लिख सकते हैं। 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 9 लिख सकते हैं। और रूट में से कितना निकलता है, आप लोगों को पता हो कि 2 के बदले 1 बाहर निकल जाता है, यानी कि इन दोनों के बदले 1 बाहर निकलेगा, ऊपर में 8 और नीचे में इन दोनों के बदले 1 9 बाहर निकलेगा, यानी कि 8/9। अब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, जो कि हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपका, एक ऐसा क्वेश्चन आपका फिक्स 100% आपका एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपसे, निम्न में कौन सा बहुपद का आलेख नहीं है, कौन सा बहुपद का आलेख नहीं आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो बहुपद का आलेख कौन होता है, जो कि आपका जिसमें आपका एक्स भी होता है और वाई भी होता है, क्योंकि बहुपद का मूल रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी होता है। इसमें आपका एक्स भी होता है और बी भी वाई भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो इसमें तो एक्स है, इसमें वाई भी है, एक्स भी है वाई भी है, एक्स भी है वाई भी है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ये संख्या ए वाला जो रेखा है हमारा सिर्फ और सिर्फ वाई एक्स के साथ टच कर रहा है, एक्स एक्स को टच ही नहीं कर रहा है। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, जो कि हमारा क्या है, बहुपद का आलेख नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सारा का सारा रिलेटेड पीडीएफ वहीं पे भेज दिया जाता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को घबराना नहीं है, अंत तक केवल देखना है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके भेजा जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है आपसे, बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू में एक्स माइनस का 1 क्या बोल रहा है आपसे, के शून्यक का गुणनफल है। इसका गुणनफल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो गुणनफल शून्य के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग शून्य का गुणनफल बोलते हैं। इसका सूत्र होता है हमारा C/A होता है, ठीक है, C/A होता है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें सी चाहिए और हमें ए चाहिए, तभी हम लोग शून्य का गुणनफल निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए हमें चाहिए क्या, ठीक है। तो ये क्या करो, -1 से तीनों इन दोनों में गुना कर दो, तो 2 का 2 रहेगा, माइनस का एक्स यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, ठीक है। और एक्स गुना एक्स क्या हो जाता है आपका, एक्स स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का एक्स है और यहाँ पे माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, एक्स गुना 1 आपका एक्स बचता है, यानी कि प्लस का एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, जो कि आपका एक्स स्क्वायर का जो संख्या जो होता है हमें हमारा क्या होता है, ए होता है, और जो संख्या एक्स के साथ होता है वो आपका क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या है, हमें माइनस का 1 है, ठीक है। तो माइनस का 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा सी के जगह पर, ठीक है।
और ए की जगह पे, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो संख्या होता है हमारा क्या होता है, ए होता है। तो ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस का एक है, माइनस का एक हो जाएगा। उसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, ए का वैल्यू तो हमें मिल गया, उसके बाद हमें सी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सी यहाँ पे कौन होता है, जो कि हमारा न किसी भी चर के साथ नहीं होता, ना ही वो एक्स के साथ होगा, ना ही वो वाई के साथ होगा, ठीक है। कोई भी चर के साथ नहीं होता। कौन सा है हमारा, दो है, यानी कि सी का वैल्यू हमारे पास कितना है, प्लस का दो, क्योंकि एफ इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या प्लस है, तो प्लस का दो है। तो इस फॉर्मूला पे रख दो मान। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए था सी और ए का मान चाहिए था, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया। यहाँ से आप लोग बी का मान भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें बी का मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सुने हुए गुणनफल निकाला है, गुणनफल निकालने के लिए बी का मान जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, सी का वैल्यू हमारे पास है दो, ऊपर दो लिख दो। ए का वैल्यू कितना है, बटा में आ जाएगा कितना, माइनस का एक आ जाएगा। तो नीचे का माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस का दो हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा, माइनस का दो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म एक्स प्लस 3y माइनस में 4 बराबर में 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस में 1 बराबर में 0 है। तो क्या आपसे बोल रहा है, रैखिक समीकरण युग्म तथा इतना है, तो बोलता है आपसे कि वो अवरोधी होगा, विरोधी होगा, अमिश्रित होगा, फिर इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें हमारा मिलेगा A1 B1 C1, इसमें हमें मिलेगा A2 B2 और C2 मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग निकालो A1 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें x के साथ कौन सा संख्या है, तो एक है, कुछ नहीं है तो आप एक है ना, इसलिए एक है। और B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो कि हमारा y के साथ संख्या कौन सा है, 3 है, तो B1 का वैल्यू 3 हो गया। उसके बाद C का वैल्यू देखो, C का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो कि हमारा किसी के साथ नहीं होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें देखो अब x के साथ कौन सा संख्या है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद B2 का वैल्यू निकालो, B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो कि हमारा y के साथ है, यानी कि माइनस का 5। उसके बाद C का वैल्यू कितना होगा, C2 का वैल्यू, जो कि हमारे किसी के साथ नहीं, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो A1 बटा में A2 करो, A1 बटा में A2 बराबर में B1 बटा में B2, A1 बटा में A2 के हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 बटा में A2, A1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, एक है, तो 1 बटा में 2 लिख दो, बराबर में B1 बटा में B2, यानी कि 3 बटा में कितना हो जाएगा, B2 का वैल्यू -5, 3 बटा में -5। तो क्या है, बराबर है, कभी बराबर नहीं हो सकता, यानी क्या है अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल को हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल को हम लोग अवरोधी करते हैं। आप लोग इस चीज़ को याद रखना कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है आपसे, समीकरण युग्म 3x प्लस में 4y बराबर में 10 और 2x माइनस 2y बराबर में 2 का हल है। इसका हमसे पूछ रहा है, हल पूछ रहा है, यानी कि x और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे आसान वाला तरीका आप लोग अपना, ऐसा तब हमारे पास कितना तरीका, 4 तरीका होता है क्लास 10th में, जो कि हमें निकालना होता है किस एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। तो सबसे जो आसान होता है उसका यूज करके आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में निकाल सकते हो। सबसे आसान कौन सा होता है, तो मुझे तो विलोपन लगता है। आप लोग प्रतिस्थापन से, तो प्रतिस्थापन से निकालो, ग्राफ से चाहो ग्राफ से निकालो। देखो सबसे पहला समीकरण क्या है हमारे पास, 3x प्लस में 4y बराबर में 10, और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस में 2y बराबर में 2 है, ठीक है। तो किसी भी एक संख्या को बराबर कर दो, किसी भी एक संख्या को x वाले गुणांक को या फिर y वाले गुणांक को बराबर कर दो, ठीक है। तो गुना करेंगे इसमें, देखो इसमें गुना कर दो 2 से, इसमें 2 से गुना कर दो, इसमें 3 से गुना कर दो, तो हमारा x वाला बराबर हो जाएगा। देखो 2 से गुना होगा 3 में तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 से गुना होगा 2 में तो 6 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे फिर से समीकरण को लिखो, 2 से गुना करके लिखो आप इस बार समीकरण को, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6x लिखो प्लस में 2 गुना इस पर भी गुना करना होगा हमें, क्योंकि देखो 2 से जब गुना होगा तो पूरा समीकरण में गुना होगा, ठीक है। प्लस में 4 गुना 2 यानी कि 8y हो जाएगा, बराबर में 10 गुना 2 20 हो जाएगा, ठीक है। पूरी समीकरण को हम लोग इससे 2 से गुना कर दिए, ठीक है। और उसके बाद 3 से इसको गुना करना है हमें, 3 गुना का 6x प्लस में -2 गुना में 3, 3 गुना का 6 माइनस का 6y, ठीक है, बराबर में हो जाएगा कितना, 2 गुना 3 यानी कि 3 गुना का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करो, कैसे हल करोगे, देखो ये तो हमारा 4 से माइनस को प्लस करो, प्लस को माइनस करो, यानी कि हमारा क्या है 6 प्लस में, तो इसको माइनस में कर देंगे, माइनस में तो इसको प्लस में कर देंगे, और ये जो हमारा प्लस में यहाँ पे इसको हम लोग माइनस में कर देंगे। उसके बाद करो, ये हमारा कट जाएगा। उसके बाद देखो 8 और 6 14y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14y, बराबर में 20 में से 6 हो जाएगा, यानी कि 20 में से 6 हो जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 14 बचेगा। और यहाँ से हम लोग क्या मिला हमें, 14y बराबर मिला हमें पास 14। तो y का वैल्यू निकालो, y बराबर कितना हो जाएगा 14 बटा में 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 14 कट जाएगा, बराबर कितना बचाएगा 1 बचा, यानी कि एक y का वैल्यू हमें पास कितना मिल गया 1 मिल गया। उसके बाद हमसे एक x का वैल्यू भी चाहिए हमें। देखो इसमें या फिर इसमें कहीं भी y की जगह पर 1 रख दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। देखो रखते हैं, हमारे पास तो कंफर्म हो गया कि y का वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। y का वैल्यू -1 तो नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखो अब हम लोग x का मान निकालेंगे, तो 3x प्लस में 4 इंटू ये y की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे, 1 गुना इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। 3x
प्लस में 4 गुना 1 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, बराबर में 10। 3x बराबर में कितना हो जाएगा 10 माइनस का 4 बराबर में 6, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 6/3, यानी कि बराबर में 2 बचेगा। ठीक है, 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर x का वैल्यू हमारे पास 2 आया और y का वैल्यू 1 आया। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है इसको बनाने का, मैं बताता हूँ। शॉर्ट तरीका आपको पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछता है तो आप लोग आसानी से आप लोग उत्तर को बना सकते हो। देखो, सारे के सारे ऑप्शन को इस समीकरण में रख के देखो, अगर जो बराबर आया था, जो दिया है उसके बराबर अगर आ जाता है तो आपका वही आपका राइट आंसर हो जाता है। देखो, x की जगह पर इस समीकरण में 2 रख के देखो और y की जगह पर 1 रख के देखो, आपका यही आ जाएगा। देखो 3 गुना x की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है, प्लस में 4 गुना y की जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, बराबर 10 आना चाहिए। 3 गुना का कितना हो जाता है 3 गुना का 6 हो जाता है। ठीक है, प्लस में 4 गुना 1 यानी कि कितना हो जाता है 4 गुना 1 4 हो जाता है। ठीक है, बराबर में 10, क्या 6 और 4 दोनों के बाद 10 आ रहा है, 10 बराबर में 10, आपका आंसर का संतुष्टि हो चुका है, क्योंकि यही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आपसे, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण निम्न में से कौन है, तो अधिकतम घात उसका कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए अधिकतम घात, क्योंकि इसका मानक रूप क्या होता है x² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसका मानक रूप होता है। तो इसी रूप में अगर आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है द्विघात समीकरण होता है। इसको अब जब तोड़ के देखोगे तो आपका x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा x² प्लस में 2 दूना 4x प्लस में 4 हो जाएगा, बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू x² माइनस में 5 माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जब इधर उधर करके काटोगे तो आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है आपसे, x² प्लस में bx प्लस में c, अभी मैंने बताया, बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, जब हमारा d यानी कि विविध कर, d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस में 4ac। वास्तविक मूल कब होता है, जब हमारे प्लस में आता है, यानी कि क्या होना चाहिए 0 से बड़ा आना चाहिए। 0 से बड़ा कहाँ पे है, तो 0 से बड़ा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, b² माइनस में 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है आपका, AP हमारे पास दे दिया 1 का स्क्वायर 1 होता है, दूसरा क्या है 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, और दूसरा क्या है 7 का स्क्वायर यानी कि 49 हो जाएगा। तब से क्या पूछ रहा है सार्वंत्र पूछ रहा है, तो 25 माइनस 1 कर दो बराबर में 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वंत्र क्या बोलता है हमारा दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना, यानी कि 25 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 24 बच जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है आपसे, एपी में यदि डी बराबर हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 4, एन बराबर 7 है और एन बराबर 4, तब ए का मान हमसे पूछ रहा है। देखो फार्मूला आप लोगों को सबको पता होगा, एन का फार्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फार्मूला पर रखो, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक एक करके मान रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एन का वैल्यू हमारे पास कितना है 4 है, इसके जगह पर हम 4 रखेंगे। ए का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, एन माइनस 1, एन का वैल्यू हमारे पास कितना है 7 है, 7 में से 1 घटा दोगे तो आपके पास 6 बचेगा। 6 गुना डी का वैल्यू कितना है माइनस का 4 हो गया। 4 इज इक्वल हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए प्लस माइनस हो गया 6 चौका 24। ठीक है, माइनस का 24 हो गया। अब देखो ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस का 24 है, इधर के प्लस का 24 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 24 बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न था, ऐसा प्रश्न रहेगा सेम टू सेम। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है हमारा, बिंदु 13,15 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। इससे हमें दूरी बताना है, मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी। चलिए फिर इसको बनाते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, देखो हमारा बिंदु दिया हुआ है, ये पहला बिंदु कितना है हमारे पास, पहला बिंदु हमारे पास 36,15 है। ठीक है, और दूसरा बिंदु मान लो इन दोनों के बिंदु के बीच में दूरी निकालना है। ठीक है, पहला बिंदु हमारे पास ए है और दूसरा बिंदु मान लो बी है। ठीक है, और इसका निर्देशांक क्या है हमारे पास, मूल बिंदु से मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है। दूरी सूत्र पर रखो, दूरी सूत्र को डी से लिखो, और डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा दूरी सूत्र का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो फार्मूला आप लोग पता होगा ना। इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है। देखो अब वैल्यू को रखो, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 का वैल्यू कितना है, जो कि मैं दूसरा बिंदु में पहला संख्या यानी कि कितना है 0 है, तो 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 36 है। ठीक है, इसके जगह पर 36 रखो का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 0 हो जाएगा यहाँ पे, 0 माइनस y1 का स्क्वायर कितना y1 यानी कि 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबका रूट। उसके बाद देखो d इज इक्वल टू 36 में से 0 में से 36 घटा हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 36 रहेगा। ठीक है, तो माइनस का 36 का जब स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा, और माइनस का प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर
प्लस हो जाता है, ठीक है, 1296 हो जाएगा। और माइनस के 15 का स्क्वायर प्लस का बन जाएगा कितना 225, यानी कि हमारे पास कुल मिला के कितना होगा डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट का 1296 प्लस में 225, ठीक है। अब देखो बराबर में करो, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 1521 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना निकलेगा, हमारा 39 निकलेगा, क्योंकि 39 39 करने पर हमारा कितना आता है 1521 आता है, यानी कि 39 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है हमारा, दो बिंदु हमारे पास दे दिया गया है 3,4 और -3,8 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु हमसे पूछ रहा था। मध्य बिंदु निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2, यानी कि x1 का वैल्यू कितना है, इसमें पहला संख्या कौन सा है 3 है, 3 प्लस में x2 का वैल्यू कितना है -3 है, तो -3 बटा में x1 प्लस x2 बटा में 2 होता है। और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा हमारा y2 प्लस y1 का वैल्यू कितना है पास 8 है, ठीक है, 8 प्लस में y1 का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है, 4 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा निर्देशांक हो गया, 3 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 0 बचेगा, 0 का बटा में 2 यानी कि कितना हो जाएगा 0 को मैं उसके बाद 8 प्लस 4 कितना होता है 12 होता है, 12 बटा में 2 यानी कि 12 को 2 से लगाओगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी कि 0,6 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0,6, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको निकालना था। आगे देखो क्वेश्चन में 14 क्या बोलता है हमारा, फटाफट हम लोग सारा प्रश्न को देखेंगे, तब फिर अपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम सबका साथ मिलता है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 क्या बोलते हैं आपसे, निम्न में कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं, निम्न में कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप का मतलब है कि देखो कोई ये मान लो त्रिभुज है, ये आपका क्या है त्रिभुज है, इसी को बड़ा रूप में, इसी को एंगल इसका बराबर होगा, ठीक है, उन दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, लेकिन इसी को बड़ा करके लिख दिया है, हमारा क्या होगा दोनों आपस में समरूप त्रिभुज जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से समरूप त्रिभुज का केस होता है। आगे देखो बोल क्या है आपसे कि निम्न में से कौन दो त्रिभुज समरूप होंगे, तो देखो कौन सा हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होती है, और चारों भुजा बराबर कितने ही बड़ा कर दो तीनों भुजा बराबर होती है, कितनी ही बड़ा उसको कर दो तीनों भुजा हमेशा बराबर ही रहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है हमारा, डी समानुपाती है बीसी के, डी जो है समानुपाती है बीसी के, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एक्स का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ए एक्स का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा ए डी बटा में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा में ई सी का, ये हमारा प्रमेय होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ए डी बटा में बी डी, ए डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, ए डी का वैल्यू हमारे पास एक्स है, और डी बी का वैल्यू कितना है एक्स प्लस का 5 है, बराबर हो जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा ए ई बटा में ई सी के, यानी कि ए ई का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए ई का वैल्यू 6 है, 6 बटा में कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, इस पूरा का वैल्यू 13 है, और 13 में से अगर 6 घटाओगे तो ये हमारा बच जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा मिल जाएगा कौन इसी मिल जाएगा। देखो ये पूरा का वैल्यू यहाँ का वैल्यू कितना है 13 है, और सिर्फ इतना का वैल्यू कितना है 6 है, तो इस 13 में से 6 को घटा दोगे तो हमारे पास ए वाला नहीं मिल जाएगा, हाँ हमें यही वाला चाहिए, ठीक है। तो 13 में से 6 को घटा देगा कितना बचेगा, 13 में से 6 को घटाने के बाद हमारे पास कितना मिलेगा 7 मिल जाएगा। इसको 3 से गुना कर लो, यानी कि एक गुना हो जाएगा हमारे इससे और एक गुना हो जाएगा हमारे इससे, ठीक है, यानी कि 7x इधर बचेगा, 7x बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू में 6 गुना में x प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर लो, आपका आंसर आ गया 7x बराबर कितना हो जाएगा 6 से जब x में गुना होगा तो 6x हो जाएगा, प्लस में 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करो, इस x को उधर लेके जाओ, इधर प्लस में x उधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 7x माइनस में 6x बराबर में 30 हो जाएगा, ठीक है। 7x में से 6x जाएगा कितना बचेगा, x बचेगा बराबर में 30, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया, यानी कि कौन सा हो जाएगा x का वैल्यू ये हमसे पूछ रहा था, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है आपसे, त्रिभुज हमारे पास बोल रहा है, त्रिभुज ए बी से समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, हमारा समरूप का चिन्ह होता है आप लोगों को पता होगा। कोण बी बराबर हमारे पास 27 डिग्री, कोण आर हमारे पास 83 डिग्री, तो कोण ए का मान होगा, तो कोण ए का मान हमसे पूछ रहा है। देखो पहला कोण का मान कितना है 47, प्लस में हो जाएगा 83, प्लस में कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, इसका सोल्यूशन करो आपका आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ने के बाद कितना आता है 130 आ जाएगा ना, 47 प्लस 83 7 80 90, हाँ 130 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में कोण ए बराबर में 180, अब इस कोण को इधर आने दो, कोण को 130 जो इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 180 में से घटेगा 130 कितना बचेगा 50 बचेगा, यानी कोण ए का मान कितना आ गया 50 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, 17 बोलता है आपसे बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या हमसे बोल रहा है। देखो कोई वृत्त है,
कोई वृत्त है और बिंदु कोई क्यू है, ठीक है, बिंदु कोई क्यू है, तब से क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बिंदु कोई क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, वृत्त की मान लो ये स्पर्श रेखा जो आपको छूता है ना, यहाँ पे छू रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ से दूरी कितना है 24 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है 24 है। आपसे क्या बोल रहे हैं, और केंद्र से क्यू की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है, ये मान लो केंद्र है इसका वृत्त का, इससे दूरी इसकी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तब से क्या बोल रहे हैं कि इसकी लंबाई यानी कि त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, त्रिज्या की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बनता है समकोण और ये हमारा हो गया समकोण। अगर इधर इस तरीके से हो गया तो हमारा क्या बन जाएगा, समकोण का हमारा बेस यानी कि आधार बन जाएगा हमारा। उसके बाद ये जो हमारा बनता है समकोण के सामने वाला कर्ण बनता है, यानी कि हमारा 25 क्या है कर्ण है और 24 क्या है हमारा लंब है ना, लंब है, और आधार हमारा ए वाला है। तो हमें निकालना क्या, आधार निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लेंगे। देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर सीधा से 625 लिख लो सिंपल सा, बराबर में पी का स्क्वायर यानी कि पी यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर कितना 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर 576 हो जाता है ना, 576 हो जाएगा। तब देखो कैसे करो, प्लस में हमें क्या निकलना है बी यानी कि बेस का स्क्वायर यानी बी का बी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ये जो 776 इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 625 में से 776 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचता है हमारा 49 बचता है, ठीक है। 625 में से 576 49 बचेगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा रूट में बदल जाएगा, यानी कि रूट का 49 हो जाएगा, रूट का 49 कितना निकलता है 7 निकलता है, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, यानी कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलते हैं, हमारे वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद अगर कोई रेखा कर रहा है तो उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं, हम लोग इस चीज़ को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझो क्या बोल रहा है, मान लो कोई वृत्त है कोई रेखा है, ठीक है, ये कोई वृत्त है, इससे हम क्या कर रहे हैं दो बिंदुओं से प्रतिच्छेद करा रहे हैं, एक बिंदु पे क्या बोल रहे हैं ऐसे वृत्त को दो बिंदुओं पर, ठीक है, दो बिंदुओं पर हम प्रतिच्छेद करा रहे हैं, कोई बिंदु ए हम लोग मान लिए कोई बिंदु ए, क्योंकि वृत्त पे तो अनंत बिंदु होते हैं, हम लोग कहीं भी मान सकते हैं, एक बार प्रतिच्छेद किया एक बिंदु को, एक बार प्रतिच्छेद किया दूसरा बिंदु को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे छेदक रेखा बोलेंगे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है आपसे, दी गई आकृति है जो आप आकृति दी गई है इसकी बात कर रहा है, में ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, क्या हमारा ये जो ए बी है हमारा बड़े वृत्त की जीवा है। आपसे क्या बोल रहा है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो जीवा ए बी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, यानी कि इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है। काफ़ी आसान प्रश्न है, देखो हमसे क्या क्या निकलना है, इसका लंबाई निकलना है, तो हम लोग इसका लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं, इतना दूरी का लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं, फिर उसका दोगुना कर देंगे हमारा पूरा का लंबाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना का लंबाई कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, देखो ये हमारा क्या है, एक हमारे पास स्पर्श रेखा यानी कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे समकोण कोण बनेगा, समकोण के सामने वाला हमारा कर्ण है और हमारा लंब है, हमसे आधार यहाँ पे निकालेंगे, आधार हमारा जो निकलेगा उसका दुगुना करेंगे, हमारे पास टोटल ए बी निकल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, देखो 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, क्योंकि कर्ण हमारा ए है ना, तो कर्ण इसका स्क्वायर बराबर किसको हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस में इसका स्क्वायर यानी कि इसका मान लो ये हमारा एक्स है, ठीक है, एक्स को दुगुना करेंगे फिर बाद में एक्स हो जाएगा, इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाता है, 25 में से 9 घट जाएगा, 25 में से 9 घट जाएगा, क्योंकि इधर 9 प्लस में इधर आके माइनस में जाता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25 में से 9 घटेगा तो 16 बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर में रहेगा ना, स्क्वायर में रहेगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट का 16 आएगा, रूट का 16 कितना निकलता है 4 निकलता है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, तो एक्स का दूना कर दो, एक्स का दूना करोगे कितना हो जाएगा 4 गुना 2 कर दो यानी कि 8, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है हमारा, यदि सेक ए का मान हमारे पास 5/3 दिया गया है, तब से क्या पूछ रहा है साइन ए का मान पूछ रहा है, तो सेक ए बराबर हमारे पास कितना है 5/3 है, ठीक है। तो सेक ए का वैल्यू फार्मूला क्या होता है, सेक ए का जो फार्मूला होता है हमारा सेक ए का जो फार्मूला होता है हमारा h/b होता है ना, h/b होता है, ठीक है, यानी कि एच का वैल्यू हमारे पास 5 है और बी का वैल्यू 3 है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है साइन ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा p/h होता है, तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए एच का पी का वैल्यू चाहिए ना, ताकि हम लोग निकाल सके साइन ए का वैल्यू, हमारे पास एच का वैल्यू है 5 है लेकिन हमारे पास पी का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर होता है हमारा पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो एच स्क्वायर का जगह कितना आ जाएगा एच स्क्वायर का जगह 5 का स्क्वायर आ जाएगा बराबर में पी का स्क्वायर यानी कि हमें जो चाहिए ए हमें निकालना है, ठीक है, प्लस में बी का स्क्वायर, बी यानी कि 3 है इसका मान, तो 3 का स्क्वायर सीधा 9 लिख दो और यहाँ पे सीधा हम लोग 25 लिख देते हैं, ठीक है, स्क्वायर करके। अब इस 9 को हम लोग इधर भेजेंगे, ठीक है, तो 9 को आप लोग इधर भेज दो, देखो 9 को जब आप लोग इधर भेजोगे तो पी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, पी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 25 में से 9 घटा यानी कि 16 बचेगा, ठीक है।
तो पी बराबर कितना हो जाएगा रूट का 16, यानी कि पी का मान कितने में निकला 4 निकला। तो हमारे पास यहाँ रखो पी के जगह पर 4 रखो, बटा में कितना हो जाएगा एच का वैल्यू हमारे पास जो था 5 था, यानी कि 4/5 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए 4/5। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है हमारा, निम्न में किसका मान 0 के बराबर होता है। निम्न में किसका मान 0 के बराबर होता है, tan 0 का मान कितना होता है 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलते हैं आपसे। सबसे पहले हमारे पास क्या है 5 tan a² माइनस में 5 sec² a बराबर है, इसके बराबर हमसे पूछ रहा है। तो दोनों में देखो 5 कॉमन, दोनों में से 5 कॉमन लो, 5 कॉमन लो और साथ में माइनस को भी कॉमन ले लो, और ये जो हमारा माइनस में था हमारा प्लस में, यानी कि 5 तो कॉमन ले लिया इसमें से, और क्या बचेगा प्लस का sec² एक बचेगा, sec² a बचेगा। ठीक है, और इधर माइनस में बचेगा, ये हमारा प्लस में था हमारा माइनस में जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan² हो जाएगा, tan² a हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करो tan, आप लोगों को पता होगा कि sec² a माइनस में tan² a का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का 5 और गुना में हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो बराबर कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 5 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी माइनस का 5। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, 23 क्या बोलता है आपसे, साइन थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम है, साइन थीटा कोस थीटा के व्युत्क्रम से पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है सेक थीटा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है आपसे, 24 बोल रहा है आपसे, मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है। तो हमसे क्या मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर कितना होता है p/h होता है, सॉरी p/b होता है ना, p का वैल्यू कितना है हमारे पास, p का वैल्यू तो हमारा निकालना है, यही हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्योंकि मीनार से 100 मीटर के दूर किसी बिंदु का मीनार का उन्नयन कोण हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो p/b हो जाएगा ना, b का वैल्यू कितना है हमारे पास 100 मीटर है, तो नीचे 100 लिख दो। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का हमारा मान √3 होता है, बराबर में कितना हो जाएगा p/100 हो जाएगा। ठीक है, और √3 है, अब इस 100 इधर गुना में, इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी p बराबर कितना हो जाएगा 100√3 हो जाएगा। ठीक है, 100√3 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा p का वैल्यू आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है आपसे, कौन थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चाप की लंबाई क्या होता है, तो हमें परिधि वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि थीटा बटा में 360 गुना में 2πr इस फार्मूला लगा दो, यानी कि इस फार्मूला पर लगाओगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, इसका जो मान आ जाएगा हमारे पास, तो ये तो हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इसको व्यवस्थित करके यानी कि एक साथ लिख देना है, यानी कि थीटा तीनों गुना हो जाएगा ना, तो थीटा 2πr बटा में कितना है 360 है। अब इस 2 को बाहर निकाल दिया यहाँ पे ऑप्शन में, यानी कि कौन सा हो जाएगा 2 को बाहर निकालो या फिर अंदर रखो, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे निकालना, 2 थीटा πr बटा में 360 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका आंसर दिया हुआ है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में देखो, तो 2 थीटा πr बटा में 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 का बोलता है आपसे, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। तो वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, हमारा निकला त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा बराबर होता है थीटा बटा 360, यहाँ पे πr² हो जाएगा ना, πr², क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया है 132 बटा में 7, यहाँ पे लिख दो 132 बटा में 7 बराबर में थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, और 60 बटा 360 तक है यहाँ पे, और गुना में करो 22 बटा में 7, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना है 22 बटा में 7 होता है, गुना में हमारा आर का आर हो जाएगा, आर का स्क्वायर, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, इसको काट दो, जो कट रहा है यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 बार में कट जाएगा ना, 6 6 36 6 बार में कट जाएगा। इससे अब इसको काटो कितना 11 बार में कटेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, तो टोटल कितना बचा, नीचे बचा हमारा 3 और 7 बचा। ठीक है, यानी कि 7 या 21 हमारा नीचे आएगा। ठीक है, और ऊपर कितना बचा 11 πr² बचा है, सॉरी 11 r² से बचा है, यानी कि 132 बटा में 7 हमारे इधर था, 132 बटा में 7 था, बराबर में 11r² बटा में 21 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करो r² इधर रहने दो, हमें गुना में इधर के भाग में हो जाएगा, सॉरी इधर भाग में इधर के गुना में हो जाएगा, जो गुना में भाग में हो जाएगा, यानी कि r² बराबर हम लिख सकते हैं 132 बटा में 7, इधर भाग में था हमारा गुना में हो जाएगा 21, और बटा में हमारा ये जो ये जो हमारा गुना में था इधर के भाग में हो जाएगा, यानी कि बटा में कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब इस 11 से हमारा 132 कट जाएगा, देखो 11 से 132 कट जाएगा। ठीक है, 12 बार में कटेगा। ठीक है, 12 बार में कटेगा, तो 7 से कट जाएगा 3 बार में, 12 तिया
36 ना, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 12×36 आ गया। तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना बचेगा, रूट का 36 हो जाएगा। रूट का 36 कितने निकलता है 6 निकलता है, यानी कि 6 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है आपसे, ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे इसको। हमारे पास दिया हुआ है ऊंचाई यानी कि एच का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना 2.4 दिया हुआ है, व्यास यानी कि डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी बराबर कितना 1.4 दिया हुआ है, तो हम लोग आर बराबर कितना लिख सकते हैं, तो आर यहाँ पे लिखेंगे 2 से जब भाग दोगे इसको तो कितना बचेगा 0.7 बचेगा ना, 0.7 बचेगा, जो कि हमारा कितना वैल्यू हो गया आर का वैल्यू हो गया, हमारा आर का वैल्यू होगा 0.7। फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछा है, तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग तिर्यक ऊंचाई चाहिए, यानी कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल होता है ना, वही हमें निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्योंकि शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल फार्मूला होता है, वहाँ पे हमें एल का जरूरत पड़ेगा, एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, देखो तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास आर का वैल्यू है, एच का वैल्यू है, इसको पुट करो। आर का वैल्यू कितना था 0.7 का स्क्वायर था, प्लस में हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट का लिखो और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.9 हो जाएगा, प्लस में 57.6 हो जाएगा। ठीक है, रूट का बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लो, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 62.5 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा किसका होता है 25 का होता है, 25 बाहर निकल 2.5 निकलेगा। ठीक है, एल का वैल्यू कितना आ गया 2.5 आ गया। आगे देखो शंक्वाकार खोल का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है पाई आर एल होता है ना, पाई आर 22/7 ना, 22/7 गुना में आर का वैल्यू 0.7 ऊपर निकाला था हम लोगों ने, और 2.5 हमारा एल का वैल्यू आया है। इससे इसको काटो, ये हमारा कट जाएगा 0.1 बार में कटेगा, 0.1 बार में कट जाएगा। ठीक है, 22 गुना 0.1 गुना 2.4 करोगे आपके पास कितना मिल जाएगा, आपके पास जो संख्या मिलेगा 5.5 मिलेगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हो उसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है आपसे एक ठोस घनाभ के आकार की है। ठीक है, एक ठोस घनाभ के आकार की है जिसकी विमाएं हमारे पास 15 गुना 10 गुना 3.5 दिया हुआ है, तो ठोस का आयतन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका आयतन निकालना काफ़ी आसान होता है। देखो आयतन का जो फॉर्मूला होता है कि भी बराबर जो होता है हमारा एल गुना बी गुना एच होता है। सिंपल से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आना चाहिए, आप लोग आसानी से एक नंबर उठा सकते हो। भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू हमारे पास 15 यहाँ पर दिया हुआ है, 15 गुना 10 गुना में 3.5, इसको गुना करो, सिंपल से इसको पॉइंट उड़ेगा नीचे 10 आएगा, इस 10 से इसको उड़ा दो, यानी कि 35 गुना कर दो 15, 35 गुना 15 कर भी का वैल्यू कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा, 525 सेंटीमीटर क्यू आएगा, क्योंकि आयतन किस में आता है क्यू में आता है, यानी कि 525 सेंटीमीटर क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सिर्फ हमारा 2 प्रश्न और बचा हुआ है। क्वेश्चन 29 क्या बोलते हैं आपसे, देखो 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है, 10 अभाज्य संख्याओं के माध्यिका हमसे पूछ रहा है। तो 10 अभाज्य संख्या कौन कौन है, सबसे पहला अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है। ठीक है, 2, फिर दूसरा क्या होता है 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, 11 होता है। ऐसी संख्या होती है जो कि किसी से भाग नहीं लगता है ना। 13 होता है, फिर उसके बाद 17 हो जाएगा, फिर 17 के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 17 के बाद हमारा 19 हो जाएगा, 19 के बाद हमारा 23 हो जाएगा, फिर 29 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से हो गया। तो इसमें हमारा 5 या फिर 6 नंबर वाला क्या होता है माध्यिका, क्या होता है माध्यिका हो जाता है, दोनों के बटा में 2 कर देंगे, क्योंकि देखो ये हमारा क्या है सम संख्या में आ रहा है ना, कितना बोला 10 बोला, इसलिए हम लोग को दोनों का जोड़ करके 2 से भाग लगाना पड़ेगा। तो जोड़ दो, 5वां नंबर पर कौन है 1 2 3 4, 5 नंबर पर हमारा ए वाला है, 6 नंबर पर हमारा ए वाला है, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो 11 + 13 बटा में हम लोग 2 करते हैं माध्यिका के लिए। ठीक है, माध्यिका केस में तो 11 और 13 कितना होता है आपका 24 हो जाता है, 24 बटा में 2 कर दो। यहाँ पे 2 से 24 को काटो तो कितना 12 में कटेगा, 12 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका वैल्यू कितना है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा क्या बोलता है, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, एक और वीडियो में इसका आंसर बताया था। ठीक है, देखो प्रायिकता जो होता है हमारा हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, तो इसमें कौन सा 0 और 1 के बीच में नहीं है। तो देखो माइनस का 1.5 क्या है 0 और 1 के बीच में नहीं, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आप लोगों का कक्षा 10 का मैथ का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।